नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बाका में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए हम रेलवे ग्रुप डी का मैथ का क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का जो सिलेबस है, रेलवे ग्रुप डी का जो सिलेबस है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और साइंस पूछे जाते हैं। जिसमें मैथ का 25 क्वेश्चन होता है, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन होता है और जीके का होता है आपका 20 क्वेश्चन और साइंस का आपका होता है 25 क्वेश्चन। और टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। तो आज हम देखेंगे मैथ का सॉल्यूशन। इसमें टोटल कुल 25 प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी किस बोर्ड में भरा। तो चलिए आज शुरू करते हैं मैथ के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि 4, 20, 28 के महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त का गुणनफल है। यानी लघुत्तम मतलब महत्तम मतलब हो गया HCF और लघुत्तम हो गया LCM। तो इसका क्या बताना है? इसका गुणनफल बताना है। तो पहले इसका निकालते हैं 4, 20 और 28 का। जो पहले HCF निकालिए और इसका LCM निकालिए। तो आपको HCF और LCM निकालना आता होगा। LCM पहले हम निकालते हैं। इसका LCM होता है कि वह छोटी संख्या जो कि इन सभी संख्याओं से कट जाए। तो LCM निकालते हैं। पहले देखिए 4 से लग रहा है, इसमें 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया। अब नहीं किसी से भाग लग रहा है, तो सबको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो LCM कितना है? 4 × 5 × 7, 4 5 20 और गुना 7 कितना? 140। 140 हो गया। और ऐसे वह संख्या होती है, वह बड़ी संख्या होती है जो वह उस संख्या से ये सारी संख्या कट जाए। तो इसका HCF कितना आ जाएगा? इसका HCF आ जाएगा 4। अगर 4 इसका HCF आएगा तो ये 4 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, यानी इसका HCF 4 आ जाएगा। और दोनों का गुणनफल पूछा गया है, यानी HCF गुना LCM, यानी 140 गुना 4 गुना कीजिएगा 560 इसका आंसर हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों में से किसी प्रश्न का अगर सॉल्यूशन कर पाते हैं तो उसका सॉल्यूशन करके कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि एक घन, पहले कलर इसका चेंज कर लेते हैं हम थोड़ा। एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 50% की वृद्धि की जाती है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी इसकी लंबाई, यानी घन की लंबाई में 50% की क्या की गई है? वृद्धि की गई है। तो इसमें बताना है कि इसके जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की। तो दोस्तों, आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला, आप क्षेत्रफल निकाल के बना सकते हैं, या इसको रेशियो मेथड से बना सकते हैं। जी देखिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा स्क्वायर था घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। यानी होता है 6 भुजा, यानी इसकी भुजा कितना बढ़ रही है? 50% से। 50% को फ्रैक्शन में बदलिएगा तो ये हो जाएगा 100, यानी 1/2। यानी कोई भुजा 2 थी और वो 1/2 2 से 3 हो रहा। तो 2 से कितना हो रहा? 3। तो भुजा स्क्वायर है तो 2 फिर से 2 से 3 हो जाएगा। क्षेत्रफल में तो स्क्वायर में बढ़ेगा, अगर आयतन में होता है क्यू में बढ़ता नहीं, 3 बार होता है। तो ये कितना आ गया? 2 दूना 4 और 3 तिया 9, यानी 4:9 हो गया। तो कितना वृद्धि हुआ? 5 का वृद्धि हुआ। कितने के ऊपर? 4 के ऊपर। प्रतिशत में निकालने तो 100 से गुना, यहाँ 4 से ये 25 बार में, तो कितना हो गया? 5 गुना 25। इस गुना कीजिएगा तो 125, यानी 125% की जो है उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 33 से पूर्णतः विभाज्य है। यानी इसमें से कौन सी संख्या जो 33 से पूर्णतः विभाज्य है उसके बारे में बताना है। यानी 33 का विभाज्यता का नियम तो आता किसी को नहीं है। तो 33 से विभाजन, इसको तोड़ सकते हैं 11 गुना 3। यानी जो संख्या 11 और 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या 33 से विभाजित होगा। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? 11 से विभाज्यता का नियम है कि अंकों का अंतर जो है 11 से करना चाहिए। जैसे ये मान लीजिए ये अंक दिया गया, ये इसका हो गया, यहाँ से इसका हो गया और इसका क्या हो गया? इन दोनों का अंतर जो आएगा सम स्थान पर और विषम स्थान पर जो संख्या दिया गया, इसका अंतर अगर 11 से कट रहा है तो वह संख्या 11 से कटेगा। और 3 से विभाज्यता का नियम है कि अंकों का योग 3 से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए, अंकों का योग।
तो चलिए हम लोग एक एक ऑप्शन करके देख लेते हैं। तो हम लोग पहले ऑप्शन नंबर ए से शुरू करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 2 और 0, 2 गया फिर 0, 2 गया यानी ये 2 गया, ये 8 5 13 यानी 13 गया, इसका अंतर कितना आ रहा है, इसका अंतर आ रहा है 11, यानी यह संख्या 11 से विभाज्य है। अब 3 से देख लें विभाजन है कि अंकों का योग 3 से कट रहा है कि नहीं। तो 5 2 7, 7 0 7, 8 7 15, 15 0 15 यानी 15 रहा। तो 15 जो है 3 से कट रहा है यानी 3 5 15, यानी यह संख्या 11 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, यानी जो संख्या 11 और 3 से कटेगी तो वह संख्या जो है 13 से भी 33 से भी कटेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि एक चतुर्भुज के तीनों कोणों की माप 110 डिग्री, 55 डिग्री और 125 डिग्री के रूप में दी गई है, तो इसके चौथे कोण का माप है, यानी 3 कोण का माप दिया गया और चौथे कोण का क्या कर रहा है, माप पूछ रहा। तो किसी भी चतुर्भुज का चारों कोणों का योगफल कितना होता है, तो चारों कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, और 3 कोण दिया गया है तो चौथा कोण निकालना। तो तीनों कोणों को अगर योग जोड़ देते हैं और टोटल में से अगर घटाते हैं तो चौथे कोण का माप आ जाएगा। तो तीनों को जोड़ दीजिए, 110 डिग्री, 55 डिग्री और 125 डिग्री। तो जोड़िएगा 0 5 2 7 1 8 1 9 जगह 1 1 2 जगह, यानी 290 डिग्री आ गया तीनों कोणों का योगफल। तो चौथा कोण निकालना, तो 360 में से जो है 290 को माइनस कर दीजिए। तो माइनस की जगह कितना आएगा, 0, 16 में से 9 गया 7, यानी 70 डिग्री, यानी चौथे कोण का मान कितना होगा, 70 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि 30 वर्ष बाद राजू की आयु उसके 4 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी होगी, तो राजू की वर्तमान आयु क्या है। यानी राजू का 30 वर्ष बाद, यानी अभी जो मान लीजिए वर्तमान आयु है इसके 30 वर्ष बाद और 4 वर्ष पहले, यानी वर्तमान आयु अगर अभी कुछ है इससे 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष माइनस हो जाएगा तो उसकी दोगुनी होगी। तो मान लेते हैं राजू की वर्तमान आयु कितना है, तो राजू की वर्तमान आयु हम लोग मानते हैं राजू की वर्तमान आयु बराबर x। तो 30 वर्ष बाद, यानी 30 वर्ष बाद x प्लस 30 और 4 वर्ष पर यानी x माइनस 4, इसकी दोगुनी जाएगी, इसकी ये दोगुनी जाएगी। और इसको बराबर करना तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो ये दोनों आयु क्या हो जाएगा आपस में बराबर। जिसको आप सॉल्व कीजिए, x प्लस 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 8, x को इस पार कर दीजिए और माइनस 8 को उस पार कर दीजिए, तो जाएगा x बराबर 30 प्लस 8, यानी x बराबर जाएगा 38, यानी राजू की जो वर्तमान आयु है वह 38 वर्ष है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना है जिसकी एक तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर है, यानी शंकु का जो है आयतन बताना है। तो आपको शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या था, शंकु का आयतन का फॉर्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता शंकु के आयतन का फॉर्मूला, जिसमें हम लोग आर मतलब गया त्रिज्या, त्रिज्या दिया गया, हाइट यानी ऊंचाई नहीं दिया लेकिन तिर्यक ऊंचाई दिया गया। तो तिर्यक ऊंचाई से मदद से और त्रिज्या की मदद से हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका ऊंचाई निकालेंगे। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो तिर्यक ऊंचाई एल से सूचित करते हैं, एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एच का मान हमको निकालना है, एच बराबर जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट इस जगह। तो एल कितना, एल दिया 28, 28 का स्क्वायर करेंगे तो कितना देगा 784, और माइनस आर का स्क्वायर, आर कितना दिया 21, 21 का स्क्वायर करेंगे 441, इसका ये आ जाएगा अंडर रूट। तो इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 3, ये आ जाएगा 4 फिर 3 343 का जो वर्गमूल निकालेगा तो आ जाएगा 7√7 आ जाएगा, यानी ये एच का मान निकल गया। और इस एच का मान इसमें रखते हैं इस फॉर्मूले में तो हम लोग का जो है शंकु का आयतन निकल जाएगा, यानी 1/3 पाई का मान कितना था, पाई का मान होता है 22/7, आर यानी त्रिज्या, आर स्क्वायर त्रिज्या कितना दिया 21 सेंटीमीटर, 21 गुना और ऊंचाई दिया 7√7 आ गया। देखिए सत्या के से खत्म हो गया, 22 गुना 21 गुना 7√7 आ जाएगा। तो गुना कीजिए इसको, 22 गुना जाएगा ये 7 और 14 147/7, इसको गुना कीजिएगा तो गुना करना पड़ जाएगा 32 34√7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा शंकु का आयतन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको गुना करके आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि एक चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री मापा जाता है और इसके शेष 3 कोण एक दूसरे के माप के बराबर हैं, तो इन 3 शेष कोणों में से प्रत्येक का माप कितना के बराबर है। यानी कोई एक चतुर्भुज है, ठीक है, कोई एक चतुर्भुज, इसका कोण का माप, एक कोण का माप दिया 120 डिग्री, कितना दिया 120 डिग्री दिया,
और बोल रहा है ये तीन कोण जो आपस में क्या है, बराबर है। तो आपको बताते पीछे भी सवाल इसी प्रकार इसी पर आधारित आया था कि चतुर्भुज के यानी किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल होता है 360 डिग्री। कितना आता है 360 डिग्री, जिसमें दिया है ये पहला कोण दिया गया 120 डिग्री और तीनों कोण जो है आपस में बराबर, यानी मान लेते हैं ये x है तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। तो चारों कोनों का योगफल कितना था 360, चारों कोण कितना है 120 और दूसरा भी x, तीसरा भी x और चौथा भी x, क्योंकि तीन कोण आपस में क्या है बराबर हैं। तो ये जाएगा 360 बराबर 120 और ये कितना आ गया 3x, 3x बराबर हो जाएगा एक 360 में से इसको जब कीजिएगा इधर क्या जाएगा 120 माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 042 यानी 240। तो x पर जाएगा 240 बटे 3, 8 या 24 यानी 8 बार में करेंगे 80 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण कितना आ जाएगा 80 डिग्री, जो कि तीनों कोण आपस में क्या है बराबर, यानी तीनों कोण जो है 80 डिग्री होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की संख्या 0.335 पर रेकरिंग को p बटे क्यू, जहाँ p और q क्या प्राकृतिक संख्या के रूप में निम्नलिखित में से किस प्रकार दर्शाया जा सकता है। यानी ये संख्या 0.335 पर क्या ये बार इसको हम कहते हैं, इसको रेकरिंग भी कहते हैं। तो इसको करना है, इसमें क्या करना है p बटे क्यू के रूप में इसको बदलना है। देखिए दोस्तों, जिस पे रेकरिंग आता है तो जिस संख्या के यानी अंक पर जो रेकरिंग आता है, जितने अंक पर रेकरिंग आएगा उतना बटे में क्या लिखेंगे 9, और जिस पे नहीं होगा उसके लिए 0, और जिस पे नहीं उसको अंत में हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। देखिए ये 3 बटे है तो 2 पे रेकरिंग नीचे 2 को 9 आ जाएगा, 1 पे नहीं है 1 के लिए 0, और इस पे नहीं इसको क्या कर देंगे इसमें माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा 332 बटे 990 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि m बराबर -9 और n बराबर 13 है तो 25m स्क्वायर प्लस 40mn प्लस 16n स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। m और n का मान दिया गया और ये एक इक्वेशन दिया गया, इस पे मान रख के जो इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखिए 25 हो जाएगा, m का मान कितना, m का मान -9 यानी ये जो मल्टीप्लाई -9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 40 गुना माइनस एम है ना, यानी m का मान -9 n का मान 13 है, ये प्लस है, फिर 16 n का मान कितना 13 यानी 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 25 ये माइनस का स्क्वायर गुना माइनस कितना प्लस होगा, तो नंबर का इतना हो जाएगा प्लस इसको देखिए 40 गुना माइनस 13 117 यानी 117 हो जाएगा प्लस 16 गुना 13 का स्क्वायर करिएगा तो 169 आ जाएगा। इसको गुना कीजिएगा 25 से कम 25, 5 2 रह गया, 25 हटे 200 और फिर 2 रह गया यानी 202 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा 4 से 0 रहेगा, 7 चौक 28 8 2 होगी बच गया, इससे कम 4 2 6 और फिर 1 से कम 4 और माइनस यहाँ आगे आ जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा 16 में 44 से 4 हो गया, शेष 14 आ गया, फिर 96 और 14 110 का 0 हो गया, बाकी 11 हो गया, 100 का 16 और 11 27 हो गया, कितना हो गया 27 हो गया। अब देखिए इतना 25 हो जाएगा, ये माइनस गुना प्लस माइनस 4680 और प्लस 2704, प्लस वाले को एक साथ जोड़ दिए तो इसको जोड़ दिए 5 4 9 2 हो गया, फिर 2 4 2 2 4 यानी 4729 में से जो 4680 को माइनस कर दीजिए, तो माइनस कीजिएगा 9 हो जाएगा, फिर 1 पे चलिए 12 में से 8 गया 4 और फिर 0 यानी 49 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करने पर कितना जाएगा 49, यानी इसका राइट आंसर कितना जाएगा 49, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, एक ट्रेन 6 घंटे के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और 4 घंटे के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, तो 10 घंटे के दौरान ट्रेन की औसत गति क्या है। यानी 6 घंटे चल रहा 30 किलोमीटर की दर से और 4 घंटे चल रहा 45 किलोमीटर की दर से, तो 10 घंटे में उसने कितना जो है उसका औसत गति रहेगा। तो देखिए पहले हम लोग औसत बराबर क्या आता है, औसत बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी टोटल दूरी बटा समय, जिसमें हमको समय दिया गया है और दूरी नहीं दिया गया। अगर दूरी निकाल लेते हैं तो हम लोग जो है इसका औसत चाल निकाल सकते हैं। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या आता है, दूरी बराबर फॉर्मूला जाएगा औसत गुना समय, यानी चाल गुना समय, यानी ये क्या चाहिए औसत चाल, यहाँ दूरी जाएगा चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो चाल यहाँ देखिए कितना दिया गया 30 किलोमीटर और समय दिया गया 6 किलोमीटर, तो यहाँ से दूरी कितना आएगा 6 गुना 30 यानी 36 28 180 किलोमीटर हो जाएगा। और फिर यहाँ से 4 घंटा में 45 किलोमीटर की दूरी से 45 किलोमीटर की घंटा की दर से चल रहा है वो, तो 4 गुना 45 दूरी निकल जाएगा, तो ये भी कितना जाएगा 180 किलोमीटर, यानी पहले में 180 किलोमीटर चला 6 घंटे में और 4 घंटे में भी चला 4 घंटे में चला 180 किलोमीटर। तो टोटल दूरी कितना आ गया, टोटल दूरी इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 180 और 180 कितना आ गया 360, टोटल दूरी कितना हो गया 360 किलोमीटर।
और समय टोटल कितना लग रहा है 10 घंटे। तो औसत चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय, दूरी 360 और समय 10 घंटे, 0 से 0 खत्म। 36 किलोमीटर प्रति घंटा जो उसकी क्या हो गई, औसत चाल होगी, जो कि 10 घंटे के दौरान में तय की गई थी। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, फिर भी जो उसको क्या है 23% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसे वस्तु की बिक्री पर 1840 रुपये का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी इसमें से हमको क्या करना है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, आप इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम वो तरीका बताएंगे जो आपको आसान रहेगा और बनाने में भी सुविधा होगी। तो हम इसको रेशियो मेथड से बनाएंगे। तो मान लेते हैं किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस। क्या मतलब मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं 100। कितना मान लिए 100। इस पे 18% की छूट पे बेचता है, 18% की छूट दिया और उसको बेचा एसपी हो जाएगा। ये बेचा कितना 18% की छूट पर, तो कितना बेचा 82 में बेचा। फिर भी जो है इसको पर कितना 23% का जो है इसको प्रॉफिट हो रहा है, तब जाए इसका सीपी निकलेगा। यानी ये इस पर 23% का प्रॉफिट हो रहा है। कोई भी सामान 100 का 23% बढ़ा के बेच रहा है, 123 में बेच रहा है। तो एसपी सीपी इसका कैसे निकालेंगे, तो 82 ये कितना देगा 123 का मान हो जाएगा। अब गुना निकालना हमको 100 का मान, यानी सीपी निकालना है। तो ये आ जाएगा मेरा सीपी। अब देखिए यहाँ बटे में 1 है, यहाँ भी बटे में 1 है, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो इसमें से सबको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 100 गुना 123 हो जाएगा, 100 गुना 123। एसपी हो जाएगा 82 गुना 123 और सीपी हो जाएगा 82 गुना 100। इसको गुना कीजिएगा तो 123 पर 00, और इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, गुना करके देखिए आप, यहाँ करके देखते हैं। 123 गुना 82, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 8 3 24 के 4, 2 रह गया, 8 9 16, 2 18 हो गया, 1 रह गया, 1 काट 9 हो गया। तो रहेगा 6 4 4 8, 8 2 10, 9 10 100, 100 और 86। इसको गुना कीजिएगा तो 82 पर 00। तो उसको कितना रुपये की लाभ हो रहा है, यानी 1840 रुपये का हो रहा है। और यहाँ से देखिए इसका रेशियो में कितना लाभ हो रहा है, रेशियो में इसका, इसमें से इसको क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। तो इसको यहाँ लाभ हो रहा है 1886 रुपये का क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है कितना 1886 रुपये, यानी 1886 रुपये का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ बता रहा है कितना का लाभ हो रहा है, 1840 का लाभ हो रहा है। इसका पूछ रहा है मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस के रेशियो के रूप में कितना था 123 पर 00 था। तो इतना का मान निकालना है। तो देखा ये 1840 बटे 1866 गुना 123 पर 00। देखिए 2 से कट रहा, 2 नमा 18, फिर 2 से 4, फिर 2 से 3, फिर 2 नमा ये 18, 2 दुना 4 यानी 92 इतना रहा। अब देखिए 23 से कट रहा, 23 चौक 92 यानी 40 हो गया ये, फिर 23 चौक 92, 1 बच गया, 1 23 का 23। अब देखिए यहाँ 3 से ये कट रहा पूरा पूरी, यानी कि 40 गुना 300 यानी 4 तिया 1200, यानी 12,000 जो इसका क्या हो गया मार्केट प्राइस हो गया। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 ट्रेन ए और बी एक ही समय पर शुरू होती है और क्रमशः 85 किलोमीटर प्रति घंटा और 105 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वह मिलते हैं तो पता चलता है कि ट्रेन बी ने ए से 200 किलोमीटर अधिक यात्रा की, तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको आप समझिए, यानी इसमें कहा क्या रहा है, यानी कोई ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है, यानी कि दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। और दोनों की चाल दिया, यानी एक की चाल दिया 85 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल दिया 105 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो है बी ने ए से 200 किलोमीटर अधिक यात्रा तय की, यानी बी ने ए से कितना 200 किलोमीटर अधिक दूरी जो है तय की है। तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ से इसका भी हम दूरी निकाल लेते हैं, इसका भी दूरी निकाल लेते हैं। समय दिया नहीं तो हम लोग समय कितना मानते हैं, समय मान लेते हैं टी है। तो दूरी बराबर क्या देगा, ए द्वारा तय की दूरी कितना जाएगा, ए द्वारा तय की दूरी देगा 4 गुना समय, 4 कितना दिया 85, समय दिया टी, दूरी कितना देगा 85 टी। दूरी बराबर फॉर्मूला आता है 4 गुना समय। तो बी की दूरी कितना जाएगा, 4 दिया गया इतना और समय दिया गया इतना, तो दूरी बराबर फॉर्मूला आता है 4 गुना समय, 4 कितना 105, समय कितना दिया टी, यानी 105 टी हो जाएगा। लेकिन यहाँ इक्वेशन में क्या दिया गया, बी जो है ए से 200 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, यानी बी यानी 105 हो जाएगा टी बराबर ए कितना, ए हो जाएगा आपका 85 टी, 85 टी प्लस 200। अब इसमें इसको इस बराबर किस पर लगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 105 टी माइनस हो जाएगा 85 टी यानी 200। यहाँ कितना रहेगा 20 टी बराबर हो जाएगा 200, यानी टी बराबर हो जाएगा 10 घंटे।
यानी उसने जो 10 घंटे का क्या लिया समय, हम लोग यहाँ क्या निकाल लिए समय निकालिए। तो लेकिन बोल रहा है यानी दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या आता है 4 गुना समय। समय तो निकल गया, अब हम लोग को क्या निकालना है, अब निकालना है दूरी। क्या निकालना है दूरी। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या आता है 4 गुना समय। तो यहाँ पे कौन सा चाल लेंगे, तो यहाँ पे लेंगे दोनों का आपेक्षिक चाल। क्या लेंगे आपेक्षिक चाल। आपेक्षिक चाल दोनों चालों का जो है अपेक्षित चलेंगे। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहा है। देखिए जब कोई ट्रेन एक दूसरे के विपरीत चल रही है यानी दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ी, तो चाल हम लोग को क्या करेंगे जोड़ देंगे। क्या करेंगे चाल को जोड़ देंगे। लेकिन ट्रेन जो है एक दूसरे यानी एक ही दिशा में चल रही है, यानी ट्रेन अगर इधर एक ट्रेन इधर ही चल रही है और ट्रेन बी इधर ही चल रही है, तो इस स्थिति में जो है चाल हमको हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे माइनस। लेकिन यहाँ चल रहा है कि दोनों विपरीत दिशा में चला, यानी ट्रेन इधर से चल रहा है ए और बी चल रहा है इधर से, तो चाल क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो चाल कितना दिया ए का 85 दिया गया और बी का कितना दिया गया 105 और टाइम कितना निकला गया 10 घंटा। तो ए का चाल कितना दिया 85 और बी का चाल 105 कितना गया 190, यानी 190 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। तो चाल कितना गया 190 और समय कितना निकल गया 10 घंटा, यानी 90 गुना 10 यानी 1900 किलोमीटर जो है दोनों के बीच की दूरी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि प्रेक्षणों की एक निश्चित संख्या के लिए माध्यिका 55 है, माध्य 58 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी माध्यिका दिया गया, माध्य भी दिया गया, इसमें पूछ रहा है हम लोग का बहुलक। तो बहुलक निकाला गया एक फॉर्मूला, तो बहुलक बराबर क्या था, आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं या तो लिख के कहीं कॉपी में रख सकते हैं। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है ये बहुलक निकालने का फॉर्मूला। तो 3 माध्य 3 गुना माध्यिका कितना दिया 55, 2 गुना माध्य कितना दिया 58, इसको गुना कर दिया 5 से 15, 5 से 15 16, 165 माइनस 15 16, 8 गुना 16 आ गया, 5 10 11 116। तो माइनस कीजिएगा, 1 बचा 15 में से 6 गया 9, 5 में से 4 49, यानी दोनों जो बहुलक का मान कितना है 49 है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सोनी और मेरी एक पेंटिंग को क्रमशः 4 दिन और 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर मेरी से शुरू किया, यानी मेरी काम शुरू करती है करते हुए वैकल्पिक दिन, वैकल्पिक दिन मतलब हुआ एक एक दिन करके दोनों में दिनों में इस पेंटिंग को पेंटिंग पर कार्य करते हैं। तो वे दोनों मिलकर पेंटिंग को कितने दिन में पूरा करेंगे। पहले इसको आप समझिए, एक सोनी है और क्या है मेरी है। एक सोनी है जो कि 4 दिन में काम करती है और मेरी कितने दिन में करती है 6 दिन में करती है, 6 डेज में करती है, ये 4 डेज में करती है। और फिर मेरी से स्टार्ट किया, मेरी स्टार्ट करती है काम, मेरी शुरू करती है पेंटिंग को। वैकल्पिक दिन मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन कार्य करती है। तो देखिए इस दोनों का पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। इसमें से इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो 4 तिया 12, इसका एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। अब बोल रहा है वैकल्पिक, यानी एक दिन जो पहले मेरी कार्य करती है उसके बाद सोनी कार्य करती है। तो एक दिन में मेरी कितना काम की 2 काम और एक दिन में सोनी कितना काम की 3 काम। अब देखिए एक 2 दिन हो गया, तो 2 दिन में कितना काम की, तो 2 दिन में 3 2 5 काम की। कितना काम की 2 दिन में 5 काम, लेकिन करना है टोटल 12 काम। कितना करना है टोटल 12 काम, टोटल 12 काम करना है। तो 2 दिन में 5 काम हो गया, तो इसको 2 से अगर गुना कर देंगे तो ये 10 काम हो जाएगा। इधर भी 2 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 4 दिन में कर रहा है वो कितना 10 काम कर रहा है, लेकिन टोटल 12 काम, यानी 2 काम अभी भी शेष बच रहा। तो 2 काम जो पहले आया वो करेगा। पहले कौन शुरू किया था, मेरी ने शुरू की थी। अब मेरी एक दिन में 2 काम करेगी और 2 काम बचा भी है, तो 4 दिन लगा था और मेरी एक दिन और लगी जो 2 काम शेष बच गया, यानी 4 + 1 डेज हो जाएगा, 1 डेज हो जाएगा। तो टोटल डेज कितना, टोटल हो गया 5 डेज, यानी 5 दिन जो है दोनों ने मिलकर उस पेंटिंग पर कार्य किया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 40 माइनस बड़ी ब्रैकेट इतना दिया गया, इसको सॉल्व करना। तो आप लोग दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न जो है इजी होते हैं, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन जो है कैलकुलेशन इसका बहुत लंबा हो जाता है। तो इसको आप लोग हमेशा याद रखिए कि शॉर्ट में ही बनाना है। तो ये किस पे आधारित है, ये बोडमास के रूल पे आधारित है। किसके रूल पे है, बोडमास के रूल पे आधारित है। बोडमास मतलब ये बी से क्या हो गया ब्रैकेट भी 3 प्रकार के आते हैं। और से हो गया आपका ऑफ, यानी का हो गया, डी से डिवाइड हो गया, एम से मल्टीपल हो गया, ए से एडिशन हो गया, ऐसे सब्ट्रैक्शन हो गया। तो हम लोग पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। अगर तीनों ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट हो गया, ये बीच वाला हो गया और ये छोटी ब्रैकेट हो गया, तो तीनों ब्रैकेट में से हम लोग पहले छोटी ब्रैकेट का काम
करेंगे। तो यहाँ देखिए 40, तो इसको रहने दीजिए, कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिए, ये 3 रह जाएगा, ये रह जाएगा ना, ये 4 रह जाएगा। अब इसका काम करेंगे यहाँ से रेकरिंग, इस पर यानी ये क्या दिया, इसको हम लोग बार कहते हैं, बार यानी रेकरिंग भी कहते हैं। यानी 6 में से 4 गया कितना गया 2, कितना हो गया 2, यानी 6 माइनस 2 हो जाएगा ये। अब जाएगा 40 माइनस 3 माइनस 4, अब इसमें इसको माने किसके कितना देगा 4 आ जाएगा, कितना देगा 4। अब 40 माइनस 3, 4 में से 4 गया 0 आ जाएगा। अब 40 माइनस 3 में से 0 गया 3 आ जाएगा। ये 40 में से 3 कितना आ गया 37, यानी इसको सॉल्व करने पर कितना आंसर आ रहा 37 आ रहा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्यंजक 3.7 पर पावर क्यूब माइनस 3, यानी इसको क्या करना पूरा सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, ये 3.7 गुना पर क्यूब दिया गया माइनस 3 गुना 3.7 पर स्क्वायर गुना 0.7 प्लस 3 गुना 3.7 गुना 0.7 पर का स्क्वायर माइनस 0.7 पर क्यूब दिया गया। दोस्तों देखिए ये किस पे है, ए माइनस बी के क्यूब के फॉर्मूले पर आधारित है। इसका फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। कैसे देखिए, ए क्यूब हो गया, ये बी क्यूब हो गया, और ये हो गया माइनस 3a स्क्वायर बी, और ये आपका हो गया 3a बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले पर ये जो इक्वेशन दिया गया, तो इसका क्या देगा 3.7 माइनस 0.7 का होल क्यूब। 3.7 में से 0.7 गया कितना गया 3 आ गया, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना देगा 27 आ जाएगा। इसका आंसर कितना देगा 27, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जॉनी एक बैंक से साधारण ब्याज पर 7,000 उधार लेता है, 3 वर्ष बाद वह बैंक को 4,000 रुपये का भुगतान करता है। इसी राशि को पूरी तरह से उदाहरण लिए गए मूलधन के हिस्से पुनर्भुगतान के रूप में समायोजित किया जाता है। तो उधार लेने के तारीख से 5 वर्ष के अंत में वह खाते को व्यवस्थित करने के लिए बैंकों को 4,350 रुपये का भुगतान करता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि कोई जॉनी नाम का व्यक्ति है, उसने बैंक से 7,000 रुपये का क्या जो है उधार लिया है, कितने 5 वर्ष के लिए, जिसमें 3 वर्ष के अंत में उसने 4,000 रुपये क्या कर दिए दे दिए। तो 5 वर्ष में 3 वर्ष लगे 2 वर्ष, और 2 वर्ष के अंत में उसने कितना दिए 4,350 रुपये दिए। तो टोटल उसको कितने रुपये दिए गए, टोटल उसको दिए 8,350 रुपये। तो इसको ब्याज उस पर उसको कितना लग गया, तो ब्याज लग गया उसको 1,350 रुपया। तो इसमें पूछ रहा भुगतान की ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से नहीं निकाल दीजिएगा, इसको निकालिएगा दूसरे तरीके से निकलेगा कि उसने 3 वर्ष के अंत में 4,000 दे दिया और बाद में 2 वर्ष में दिया 4,350 रुपये। देखिए 7,000 है, तो 3 वर्ष के उसमें 4,000 तो दे दिए, तो 4,000 दे दिए, तो 3 वर्ष में जो उसका जो ब्याज लगेगा वह टोटल 7,000 रुपये पर लगेगा 3 वर्ष के 3 वर्ष में। अब बाकी बचा उसका 3,000, तो 3,000 2 वर्ष के बाद टोटल राशि दे दिया। तो ये 3,000 पे जो है 2 वर्ष का जो है क्या लगेगा ब्याज लगेगा, और 7,000 पर 3 वर्ष का लगेगा, और अंत में जो 3,000 पर 2 वर्ष का ब्याज लगेगा। तो 7,000 पर 3 वर्ष का ब्याज निकालिए, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, और 3,000 पर 2 वर्ष के लिए इसका भी सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, और दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकाल के जोड़ दीजिए और इसके बराबर कर दीजिए। तो हम लोग को क्या निकल जाएगा ब्याज की दर, यानी ब्याज की दर जो है रेट यानी रेट निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे देखिए 7,000 पर यानी ऐसा निकालेंगे, पहले ऐसा पर क्या था P गुना R गुना T, यानी PRT बटे 100। तो P कितना आ गया 7,000, R निकालेंगे R आ जाएगा, T कितना आ गया 3 वर्ष बटे 100, 0 से 0 खत्म, यानी 7 210 R जो उसका क्या आ गया इंटरेस्ट हो गया। और जो है आप तो निकालेंगे 7,000 पर निकलेगी, अब बाद में 4,000 तो दे दिया, बचा 3,000। तो 3,000 पर 2 वर्ष के लिए निकालेंगे, 3,000 पर क्या निकालेंगे 2 वर्ष के लिए, इस पर 2 वर्ष का इंटरेस्ट निकालेंगे। ऐसे बराबर PRT होता है P गुना R गुना T बटे 100। P हो गया 3,000 गुना R, यानी R आने दीजिए, R का मान निकालना, गुना T यानी 2 वर्ष बटे 100, 0 से 0 खत्म, यानी 30 गुना 60 R जो इसका यहाँ से क्या निकल गया इंटरेस्ट निकल गया। और 7,000 पर कितना निकला था वहाँ 210 R, और इसका प्लस 60 R, ये टोटल इसका क्या निकल गया इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ टोटल इंटरेस्ट उसने कितना दिया 1,350 रुपये, इन दोनों की जो कितना देगा 1,350, इसको करिए 270, R बराबर 1,350, R बराबर कितना देगा 1,350 बटे 270, 0 से 0 खत्म, ये 5 बार में कट रहा,
यानी आर बराबर आ गया 5%, यानी उसका जो ब्याज की दर है वह 5% है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 100 सेबों का कुल क्रय मूल्य 700 रुपये है, इनमें 96 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों दर्जन के रूप में बताता है, तो आपको मालूम होगा कि एक दर्जन में कितने जो है सेब होते हैं, तो अगर मालूम है आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो एक दर्जन में जो होते हैं वो 12 सेब होते हैं, यानी एक दर्जन में। तो 100 सेब को उसका क्रय मूल्य कितना है, 100 सेब का 100 सेब दिया एप्पल दिया है तो कितना है 700 रुपये। और एक दर्जन में 12 होते हैं तो 12 का मूल्य कितना है 96 रुपये, 12 का मूल्य दिया गया 96 रुपये, एक का मूल्य कितना हो गया 96/12 यानी 8 रुपये, यानी एक सेब का मूल्य 8 रुपये हो गया। तो 100 सेब का कितना क्रय मूल्य इसका हो जाएगा, 100 सेब का क्रय मूल्य 8 गुना 100 यानी 800, 800 इसका हो गया विक्रय मूल्य, यानी 800 में बेचा और खरीदा कितना 700 में, 800 में बेचा और 700 में खरीदा, तो कितना का प्रॉफिट हुआ 100 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन पूछ रहा प्रतिशत में, तो 100 का प्रॉफिट हुआ कितने के ऊपर 700 के ऊपर, अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, 0 से 0 खत्म, यानी 100/7। इसको जब कीजिएगा तो हो जाएगा 14.2/7, यानी 14.2/7 का जो उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 की पावर 2x माइनस 8.2 की पावर x माइनस 2.2 की पावर x प्लस 16 बराबर 0 है के मूल है, यानी इसके क्या निकालना है मूल निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ये पूरा इक्वेशन दिया गया है। अब देखिए इसमें इस दोनों के में से हम कॉमन निकाल लेते हैं 2 की पावर x, यहाँ 2 की पावर 2x से एक बाहर निकाले तो कितना बच गया 2 की पावर x बच गया, और इसमें से निकाल लिए तो कितना बच गया, तो इसमें से निकाले बच गया 8, कितना बच गया 8 बच गया। अब देखिए इस दोनों में से क्या निकाल लीजिए 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 कॉमन निकाल लीजिएगा तो माइनस 12 आ जाएगा, तो 2 कॉमन निकाल लीजिएगा तो इस पर क्या बचेगा 2 की पावर x, 2 की पावर x। अब देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ अगर प्लस देंगे तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखें हम लोग क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 बाहर निकाले कितना बच गया 8 बच गया। 2 की पावर 8 2 की पावर x माइनस 8 2 की पावर x माइनस 8 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 की पावर x माइनस 8 ये बाहर निकल गया, आइए जगह बच गया 2 की पावर x माइनस 2। अब बीच में क्या है ये कुछ नहीं, बीच में कुछ नहीं है, क्या बीच में ये कुछ नहीं है, बराबर क्या है 0 है। एक बार हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 8 बराबर 0, एक बार हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 2 बराबर 0, तो 2 की पावर x बराबर हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर x बराबर 2। तो इसमें कह रहा है कि 2 की पावर पर x का कितना मान रखें जो कि 8 आ जाए। अगर x का मान हम लोग 3 रखते हैं तो 8 आ रहा है, 2 का क्यूब कितना आता है 8 होता है, कितना आता है 8, यानी x का मान यहाँ कितना देगा 3 हो जाएगा, और यहाँ कितना मान रखें जो कि 2 आएगा। अगर x का मान अगर 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 बराबर कितना देगा 2, यानी x बराबर यहाँ कितना देगा 1, तो इसके मूल 3 और 1 हो गए। तो कौन सा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है, यहाँ ये मिस प्रिंट हो गया कि 4 वर्ष पहले ए की आयु 4 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात कितना है 2:1 है। तो 4 वर्ष बाद ए की आयु और 4 वर्ष पहले बी की आयु के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ कितना दिया ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया, ए और अनुपात बी की वर्तमान आयु कितना दिया 7:3 दिया है, 7:3 यानी 7x और 3x दिया गया। 4 वर्ष ए की देखिए 4 वर्ष पहले ए की आयु, यानी ए की आयु 4 वर्ष पहले यानी 7x में 4 वर्ष पहले माइनस में चल जाएगा, और बी की 4 वर्ष बाद यानी 3x प्लस 4, तो कितना जाएगा 2 यानी 2/1 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 7x माइनस 4 बराबर हो जाएगा 6x प्लस 8, इसको उधर कर दीजिए और 4 को उधर कर दीजिए, तो x बराबर जाएगा 12, यानी x का जो मान आ गया कितना आ गया 12। तो आप तो ए और बी की वर्तमान आयु कितना आ जाएगा, ए और बी की वर्तमान आ जाएगा यहाँ ए की है 7x, तो ए का मान 12 मान रखिएगा x का, तो 12×84, और बी का आ जाएगा 12×36 वर्ष। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि जो है दोनों की क्या किया पूछ रहा है इसमें कि ए की 4 वर्ष बाद और बी की 4 वर्ष पहले की आयु के बीच का अंतर। तो ए की जो है पूछ रहा कितना, ए की 4 वर्ष बाद, यानी ए का जो है 4 वर्ष बाद और बी का 4 वर्ष पहले की आयु का अंतर। तो ए का वर्तमान आयु कितना आ गया 84 वर्ष, इसका वर्तमान कितना है 36 वर्ष, तो 4 वर्ष बाद यानी 4 वर्ष बाद में इसका 4 वर्ष आयु और बढ़ जाएगा, यानी 88 वर्ष हो जाएगा। ये 4 वर्ष पहले पूछा नहीं 4 वर्ष पीछे, तो इसमें 4 वर्ष माइनस हो जाएगा, यानी 32 हो जाएगा। दोनों का अंतर पूछ रहा, दोनों का अंतर निकाल दिए। तो
8 में से 2 गया 6 और 8 में से 3 गया 5, यानी 56 वर्ष। 56 वर्ष जो उसके बीच की आयु का अंतर है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग 58 वर्ष था। 8 वर्ष पहले बी की आयु और 8 वर्ष बाद ए की आयु के बीच का अंतर 16 वर्ष है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात इसमें बताना है। यानी इसमें 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग कितना दिया गया? ए की 5 वर्ष पहले और बी की भी 5 वर्ष पहले आय का योग दिया गया 58। तो ए प्लस बी कितना हो गया? 5 5 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 58 प्लस 10, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 68। लेकिन पूछ रहा है कि जो 8 वर्ष पहले बी की आयु और 8 वर्ष बाद ए की आयु के बीच का अंतर कितना? 16 वर्ष है। यानी ए की बी की 8 वर्ष पहले, यानी बी माइनस 8 अंतर दिया, यानी माइनस हो जाएगा। ए की 8 वर्ष यानी ए प्लस 8, दोनों का अंतर कितना दिया गया? 16 वर्ष। कितना दिया गया? 16 वर्ष। यानी बी माइनस 8 बराबर माइनस ए माइनस 8 बराबर 16 वर्ष। तो बी माइनस ए बराबर हो जाएगा, ये दोनों उस पार चलेगा जाएगा 32। ए प्लस बी इतना दिया गया, अब बी माइनस ए 32 है, इसको हम बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। देखिए अब बी यानी इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो यहाँ देखिए बी माइनस ए बराबर 32 पर दोनों को जो ए खत्म हो जाएगा, देखो 2b बराबर 68 प्लस 32, तो बी बराबर देगा 100/2 यानी 50 वर्ष। यानी बी की आयु कितना आ गया? 50 वर्ष हो गया बी की आयु। तो ए बी प्लस ए कितना दिया था? 68 वर्ष। ए का बी का आयु कितना गया? 50 वर्ष। ए की आयु कितना रहेगा? 68 माइनस 50 तो कितना रहेगा? 18 वर्ष। ए की आयु 18 वर्ष और बी की आयु 50 वर्ष। अब पूछा क्या गया? ए अनुपात बी, यानी ए अनुपात बी। ए का कितना गया? 18 वर्ष और बी का 50 वर्ष। तो 2 से कटा, 2 में 18 और 2 से 25, यानी 9 अनुपात जो है 25 रहेगा ए और बी की आयु का अनुपात, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बैंक में दीपा ने 6225 की राशि जमा करती है, जो कि 2 साल में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7840 हसे यानी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी इतना जमा की और 2 वर्ष के बाद इतना हो गई चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, तो ब्याज की दर ज्ञात करना। यानी इसको बनाने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन आप इसको रेशियो मेथड से बनाए तो अच्छा रहेगा और आसानी भी होगी। यानी इतना राशि है, इतना हो गया कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, 0 से 0 खत्म। यानी 2 वर्ष में हो रहा तो इसका क्या कर देंगे? अंडर रूट। अगर 3 वर्ष में रहता तो क्यूब कर देते, 2 वर्ष में तो इसका अंडर रूट। अगर 1 वर्ष में रहते तो कुछ नहीं करते, डायरेक्ट इसका रेशियो निकालते हैं। देखिए किसका वर्गमूल है? ये 25 का वर्गमूल है और ये किसका है? ये 28 का वर्गमूल है। यानी कोई भी राशि जो है 1 वर्ष में 25 से कितना हो रहा? 28 हो रहा। तो कितने के बाद ब्याज लग रहा? 3 रुपये का ब्याज लग रहा। कितने के ऊपर? 25 के ऊपर। तो 100 से फिर गुना 25 से निकालना है, तो 25 चौक 100 यानी 3 गुना 4 यानी 4 12% को जो क्या लग रहा है? उसका ब्याज की दर लग रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्यूब दिया रहता तो क्यूब कर देते, और क्यूब यानी 1 वर्ष दिया रहता तो कुछ नहीं करते, 3 वर्ष दिया रहता तो क्यूब कर देते। अगला प्रश्न है कि 1/2, 2/5 और 4/7 और 6/17 का लॉस मतलब एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो भिन्न वाला का एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं? अगर भिन्न वाला का एलसीएम ज्ञात करना रहे तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो भिन्न वाला का एलसीएम अगर दिया रहेगा तो जो ऊपर अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर। तो अगर एलसीएम निकाला तो अंश का हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकाल देंगे, और हर का क्या कर देंगे? एचसीएफ निकाल देंगे। अगर एलसीएम पूछे, अगर किसी भिन्न का अगर हमको एचसीएफ निकालना बोल देगा तो ऊपर वाला का क्या करेंगे? अंश का क्या करेंगे? अंश का निकालेंगे एचसीएफ, और हर का क्या करेंगे? हर का निकालेंगे एलसीएम। ये एचसीएफ के केस में। लेकिन यहाँ हम लोग को बोल के एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो अंश का क्या करेंगे? अंश का हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, और हर का एचसीएफ निकालेंगे। तो अंश का इसका निकालिए एलसीएम, तो एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 2 4 6 एक एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। और नीचे का क्या निकालना? नीचे का निकालना एचसीएफ। 2 5 और 7 और 17 का एचसीएफ निकालेगा तो कितना आ जाएगा? इसका एचसीएफ आ जाएगा 1। तो जब 12 में से 1 से बात दिया तो 12 ही इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका 12 ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि 1120 √x बराबर 80 तो x का मान ज्ञात कीजिए। 1120 √x बराबर क्या दिया? 80। देखिए भागा में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 1120 बराबर 80
रूट एक्स, ये गुना में इधर आ गया तो भागा में, यानी रूट एक्स बराबर 1120/80, 0 से 0 खत्म। अब देखिए कट रहा है, एक कट कम 8, 3 8 चौक 32, यानी 14 बार में, यानी रूट एक्स बराबर 14। ये रूट को इधर हटाएंगे तो इधर क्या देगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्या जाएगा स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, यानी एक्स का मान जाएगा 196, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आज 25वां प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है कि एक त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है, तो सबसे छोटा कोण क्या है। यानी इसमें अनुपाती के रूप में कोण का मान दिया गया और इसमें पूछा कि छोटा कोण ज्ञात कीजिए। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो ये तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योगफल। यानी अनुपातिक के रूप में यह मान दिया गया, कितना दिया गया, अनुपातिक 1 प्लस अनुपातिक 2 प्लस अनुपातिक 3, लेकिन यह योग कितना दिया गया 180, 3 2 5 1 6, 6 अनुपातिक के रूप में दिया गया 180 डिग्री। तो अनुपातिक एक का मान कितना देगा 180/6, यानी 30 डिग्री। तो सबसे छोटा कोण पूछा, तो सबसे छोटा कोण है अनुपातिक ए, और अनुपातिक ए का मान कितना है 30 डिग्री, यानी सबसे छोटा कोण का मान कितना देगा 30 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए, और जो है आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। और दोस्तों हमने रेलवे का साइंस का प्रैक्टिस भी करवा दिए हैं, अगर आप लोग नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और जो है आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप मैथ के दूसरे सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।